Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT Class 10 Science Chapter 6 Life Processes. In this session, we will solve question 1 to question number 13 of page number 113. I will try to explain each question through PowerPoint presentation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the answer of each question for offline revision and practice. If you satisfy and understand our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the questions. तो आज हम पेज नंबर 113 का क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले का हमने पहले के वीडियो में किए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या करे? द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ, हमारे को 4 ऑप्शंस दिए हैं क्या? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ह्यूमन बीइंग्स में जो किडनी होता है वो किस पार्ट का सिस्टम होता है? किडनी का मेन फंक्शन है एक्सक्रीशन का। द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस बीइंग इंक्लूड a pair of kidney, a pair of uterus, a urinary bladder and urethra। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन में, उसमें किडनी, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा ये सारे होते हैं जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। किडनी हमारे क्या एब्डोमेन, लोकेटेड इन एब्डोमेन, one on either side of backbone. Urine produced in the kidneys passes through the ureter into a urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra। तो जो किडनी होता है ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम का मुख्य पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। The xylem in plants are responsible for, ऑप्शंस क्या हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो जो प्लांट में जेलम होता है वो क्या रिस्पॉन्सिबल? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर सप्लाई करता है, मिनरल, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, the autotrophic mode of nutrition requires carbon dioxide and water, chlorophyll, sunlight, all of the above। तो जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है? मतलब कि वो स्वयं से अपना फूड तैयार करता है। कैसे? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर चाहिए। ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये जो तीनों ऑप्शंस ए बी सी हैं, मतलब कि सारी ही जरूरत है, ऑल ऑफ द एबव, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। The autotrophic mode of nutrition require carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight for the preparation of food। Next question, the question number 4, the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy take place in cytoplasm, mitochondria, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। तो जो पाइवरेट का जो ब्रेक डाउन होता है कहाँ होता है? मिटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। वहाँ पे एनारोबिक और एरोबिक दोनों ही प्रोसेस होता है। जब मिटोकॉन्ड्रिया में आता है तो वहाँ सिर्फ एरोबिक, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी कहाँ होता है ब्रेकडाउन पाइवरेट का?
ये मिटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर द फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज द प्रोसेस टेक प्लेस। जो फैट है हमारे बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है और ये प्रोसेस कहाँ टेक प्लेस होता है। तो कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जहाँ पे फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सारे का डाइजेशन होता है। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। जितनी भी डाइजेशन कंप्लीट होता है वो सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फैट्स कैसे होता है, फैट्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ large globules, which makes it difficult for enzyme to act on them। जो फैट है वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है बड़े बड़े ग्लोबल्स में, मतलब बड़े, जहाँ पे एंजाइम के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है उसको वो करना। तो क्या होता है, द बाइल साल्ट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन लार्जर ग्लोबल्स इनटू स्मॉलर ग्लोबल्स। जो बाइल्स आता है लीवर से, तो वहां से वो क्या है, लार्जर ग्लोबल्स को छोटे छोटे ग्लोबल्स में करता है। जो पेनक्रियाटिक जूस निकलता है पेनक्रियाज से, द पेनक्रियाज हेल्प्स इन सिक्रेटिंग पेनक्रियाटिक जूस which contains enzyme like trypsin for digesting proteins and lipids for breakdown emulsified fats। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो क्या होता है, उसमें एंजाइम ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और क्या होता है, लिपेज होता है जो इमल्सिफाइड फैट है उसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। द वॉल्स ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड which secretes intestinal juice। The enzyme present in it finally convert the proteins to amino acid, complex carbohydrates into glucose, and finally fats into fatty acid and glycerol। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड होते हैं वो सिक्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस, उससे क्या होता है कि फाइनली जितने जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में, फैटी जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑल ऑफ देम आर कहाँ पे प्रोसेस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका करेक्ट जो आंसर क्या है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। Fats are usually present in the intestine in the form of larger globules, which makes it difficult for enzymes to act on them. The bile salt helps in breaking down the larger globules into smaller globules. The pancreas helps in secreting pancreatic juice, which contains enzyme like trypsin for digesting proteins and lipids for breakdown emulsified fats. The walls of the small intestine contains glands which secretes intestinal juice. The enzyme present in it finally convert the proteins to amino acid, complex carbohydrates into glucose, and finally fats into fatty acids and glycerol। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा का फूड के डाइजेशन में क्या रोल है। तो जो फूड हम लेते हैं उसको पहले तो सलाइवा जब उस क्या करता है, मिक्सअप करता है उसको। अब जब तो food we take is a complex in nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, then it has to be broken into smaller molecules. This process is mainly done with the help of biological catalyst called enzymes. The saliva contains an enzyme called salivary amylase
that break down a starch, which is a complex molecule, to give sugar. This food is mixed thoroughly with saliva and move around the mouth while chewing the muscular tongue. Hence, saliva plays a pivotal in digestion and absorption of food. क्या है कि जो फूड हम लेते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स नेचर में होता है, तो जब एलिमेंट्री कैनाल में ऑब्जर्व होता है तो कैसे स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रोकन होता है, उसके लिए क्या है एंजाइम चाहिए। तो सलाइवा एंजाइम से क्या सलाइवरी एमाइलेज जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो सलाइवा हम जो खाते हैं उसको थॉरली मिक्स करता है माउथ में, जो हम च्यू करते हैं। तो सलाइवा डाइजेशन ऑफ फूड में उसका रोल क्या है, जो हम खाते हैं जब हम चबाते हैं तो सलाइवा के साथ उसको मिक्स करता है जिससे कि वो ब्रोकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, what are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproduct? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है और क्या बाई प्रोडक्ट होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए उनको? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। कहाँ? सराउंडिंग से लेते हैं, आउटसाइड। जो प्लांट होते हैं उसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और जो एटमॉस्फेयर में सनलाइट है इन प्रेजेंस है तो फोटोसिंथेसिस से, तो उनको क्या चाहिए? द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज taking the substance in the form of carbon dioxide and water from the outside surroundings, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. तो जो बाई प्रोडक्ट है क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। The main purpose of carbohydrate is to provide energy to the plant. कार्बोहाइड्रेट का मेन पर्पज क्या है? प्लांट को एनर्जी। द कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट यूटिलाइज इमीडिएटली, सारा एक ही बार यूटिलाइज नहीं हो जाता है, इसलिए स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, बट दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच सर्व एज एन इंटरनल एनर्जी रिजर्व. द स्टोर्ड एनर्जी कैन बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट. जो स्टोर्ड एनर्जी है स्टार्च के रूप में, वो जब प्लांट को जब भी रिक्वायर होती है उसके अनुसार उसको यूज करता है. तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए नेसेसरी कंडीशंस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, क्या होता है? कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट टोटली यूज नहीं होता है, उसको स्टार्च के रूप में स्टोर करता है, और जब उसको एनर्जी की जरूरत होती है तो जब प्लांट को जरूरत होती है उस हिसाब से उस एनर्जी को यूज करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, what are the differences between aerobic and anaerobic respiration? Name some organism that use the anaerobic mode of respiration. एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? तो क्या डिफरेंस है? जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज. तो एरोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. anaerobic respiration it takes place in the absence of oxygen.
Aerobic respiration, complete oxidation of glucose takes place, whereas in anaerobic respiration, the glucose molecule is incompletely oxidized. Aerobic respiration end products are carbon dioxide and water, whereas anaerobic respiration end product are either ethyl alcohol or lactic acid and कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन, लॉट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, थ्योरेटिकली 36 ATP एनर्जी लिबरेट होता है, whereas relatively small energy liberated, approx 2 ATP in anaerobic respiration. Aerobic respiration, it occurs in plants and animal cell. Anaerobic respiration occurs in many anaerobic bacteria and human muscle cell. जो ह्यूमन का मसल सेल होता है वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, वहाँ पे रेस्पिरेशन जो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. जो इसका केमिकल रिएक्शन क्या है, जस्ट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 36 ATP एनर्जी. एनारोबिक में ग्लूकोज दैट गिव्स इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP. So that is the difference between aerobic and anaerobic respiration. Next question. Question number 9. How are the alveoli designed to maximize the exchange of gases? alveoli का कैसे डिजाइन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को मैक्सिमाइज करता है. तो क्या alveoli कहाँ होता है, लंग्स में होता है. alveoli सरफेस प्रोवाइड करता है, लार्जर सरफेस, जिससे कि गैस का एक्सचेंज वहां पे टेक्स प्लेस होता है. तो द लंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. द passage inside the lungs divides into a smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon-like structure called alveoli. जो lungs होता है बहुत important part है. जो इसके पैसेज हैं उसमें बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जो फाइनली एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होते हैं, जिसको alveoli कहते हैं. The alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. जो alveoli क्या है, स्पेस प्रोवाइड करते हैं जहां पे गैस का एक्सचेंज होता है. द वॉल ऑफ alveoli यूजुअली कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. जो alveoli का वॉल्स होता है वो ब्लड वेसल का बहुत बड़ा नेटवर्क है. व्हेन वी ब्रेथ इन, जब हम ब्रेथ करते हैं तो क्या होता है, लिफ्ट आवर रिब्स, फ्लैटन आवर डायफ्राम एंड चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर. Because of this action, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. जब हम ब्रेथ करते हैं तो क्या हमारा रिब्स लिफ्ट करता है, हमारा जो डायफ्राम है वो फ्लैट होता है, चेस्ट कैविटी जो है बड़ा हो जाता है. तो इस कारण से जो एयर सक्ड होता है लंग्स में और फिल्स कहाँ, जो एक्सपेंडेड alveoli है उसमें भरता है. During normal breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air. हम नॉर्मल ब्रीथिंग जब लेते हैं, हवा मतलब सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो लंग्स के पास हमेशा एक रेसिडुअल वॉल्यूम, so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be released. तो उसके पास लंग्स के पास क्या है, सफिशिएंट टाइम मिलता है जहां वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है. तो alveoli को इस तरह डिजाइन किया गया है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं वहां पे सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे कि
इजली गैस का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, what would be the consequence of a deficiency of hemoglobin in our bodies? अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन responsible for transportation of oxygen to the body cells for cellular respiration. हीमोग्लोबिन एक क्या है? प्रोटीन है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो ऑक्सीजन की बॉडी सेल में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जरूरत है। Deficiency of hemoglobin can affect the oxygen carrying capacity of RBC, red blood cell. This lead to lack of oxygen in our body cells. हीमोग्लोबिन की कमी होगा तो क्या करेगा? जो क्या है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो आरबीसी का है उसको अफेक्ट करेगा। उससे क्या हो जाएगा कि जो हमारे बॉडी सेल हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड एनीमिया। जो हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी से जो डिजीज होता है उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया। So that means hemoglobin is a protein responsible for transportation of oxygen to the body cells for cellular respiration. Deficiency of hemoglobin can affect the oxygen carrying capacity of RBCs. This lead to lack of oxygen in our body cells. Hemoglobin deficiency leads to a disease called as anemia. Next question, question number 11. Describe double circulation of blood in human beings. Why is it necessary? कि जो ह्यूमन बींग्स में ब्लड का जो सर्कुलेशन है डबल सर्कुलेशन होता है। एक प्लमनरी सर्कुलेशन होता है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। तो डबल सर्कुलेशन मीन्स इन अ सिंगल साइकिल ब्लड गोज ट्वाइस इन द हार्ट। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि एक सिंगल साइकिल में जो ब्लड है हार्ट में ट्वाइस बढ़ जाए। द प्रोसेस हेल्प्स इन सेपरेटिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये प्रोसेस से क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है जिससे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड इंक्लूड्स pulmonary सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। दो तरह के सर्कुलेशन। नेक्स्ट स्लाइड में हम pulmonary सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है इसको जानेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। pulmonary सर्कुलेशन क्या करता है? The right ventricle pumps deoxygenated blood into the lungs where it is oxygenated. जो राइट वेंट्रिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके लंग्स में भेजता है जहां पे वो फिर से ऑक्सीजनेटेड होता है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्रॉट बैक टू द लेफ्ट atrium. From there it is pumped into the left ventricle and finally blood goes into the aorta of systemic circulation. जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो फिर ब्रॉड बैक लेफ्ट एट्रियम में आता है, वहां से पंप लेफ्ट वेंट्रिकल और फाइनली ब्लड गोज इनटू aorta ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उसको पंप करके वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में भेजता है। The deoxygenated blood from different part of the body passes through vena cava to reach right atrium. अब जो deoxygenated blood है जो वेरियस बॉडी में वो थ्रू वेना कवा
राइट एट्रियम में फिर द राइट एट्रियम ट्रांसफर द ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल, फिर द राइट एट्रियम क्या करता है, उसको फिर से राइट वेंट्रिकल में भेज देता है, फिर थ्रू प्लमरी सर्कुलेशन लंग्स में जाता है, वहाँ ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर से लेफ्ट एट्रियम आता है, लेफ्ट एट्रियम में आके फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है, फिर पूरी बॉडी में। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, दैट इज अ डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, what is the difference between the transport of matter, जाइलम एंड फोलम? जाइलम और फोलम में क्या डिफरेंस? तो जाइलम क्या करता है, प्लांट में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। इन जाइलम टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, whereas phloem tissues helps in the transport of foods. Xylem water is transported upward from the roots to all other plant parts. जो वाटर है कहाँ से, रूट से अपवर्ड में सारे प्लांट पार्ट में जाता है, और फोलम में फूड ट्रांसपोर्टेड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। फोलम में दोनों ही डायरेक्शन में बाई डायरेक्शनल होता है, जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है। ट्रांसपोर्ट इन जाइलम occurs with the help of simple physical force such as transpiration pull। जो जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे, थ्रू, जिससे कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन फोलम रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो फूड का ट्रांसपोर्ट फोलम में होता है वो कैसे होता है, एनर्जी के थ्रू होता है, इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंपेयर द functioning of alveoli in the lungs and nephron of the kidney with respect to their structure and functioning। जो alveoli और nephron lungs में होते हैं उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं और उनका क्या फंक्शन है, उसको कंपेयर करने को आपस में पूछे। तो alveoli का स्ट्रक्चर क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। alveoli आर टीनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स। Nephrons are tubular structure present inside the kidneys। जो न्यूफ्रॉन है वो कहाँ, किडनी में होता है, और जो एल्वेली कहाँ होता है, लंग्स में बैलून लाइक स्ट्रक्चर, और जो न्यूफ्रॉन होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। The walls of alveoli are 1 cell thick and it contains an extensive network of blood capillaries। जो alveoli का walls होता है, सेल थिक होता है, उसमें एक्सटेंसिव ब्लड कैपिलरीज बहुत सारे नेटवर्क होता है। न्यूफ्रॉन आर मेड ऑफ ग्लोमेरुलस, बाउमन्स कैप्सूल एंड लॉन्ग रेनल ट्यूबल। जो न्यूफ्रॉन है वो कैसे होता है, उसमें ग्लोमेरुल्स होते हैं, एक बाउमन्स कैप्सूल होता है, उसमें लंबा लॉन्ग रेनल ट्यूबल होते हैं। फंक्शन दोनों का क्या है, एल्वेली का फंक्शन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड takes place between the blood of the capillaries that surround the alveoli and the gases present in the alveoli। जो ऑक्सीजन और एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ टेक्स प्लेस होता है, alveoli में होता है। तो मेन फंक्शन ये न्यूफ्रॉन्स का, द ब्लड इंटर्स इन द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी, द ब्लड इज इंटर्ड हियर and the nitrogenous waste in the form of urine is collected by collecting duct। Alveoli are site of gaseous exchange।
जो एल्वेली है वहाँ पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज का होता है, जो वो क्या करता है, ऑक्सीजन ऑब्जर्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। न्यूफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट। जो न्यूफ्रॉन्स होते हैं वो किडनी में बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूफ्रॉन्स होते हैं, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट। दैट इज द फंक्शन ऑफ न्यूफ्रॉन एंड एल्वेली। तो आज इस चैप्टर का एक्सरसाइज समाप्त होता है यहाँ, और इसके बाद हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा समझेंगे, और प्रैक्टिस और बहुत ही ज़रूरी है साइंस में एंड मैथ में भी। जितनी बार प्रैक्टिस आप करेंगे आपको उतनी ही इजी लगता जाएगा। तो आज ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।